नमस्कार दोस्तों, तो चलिए अपन बढ़ते हैं और अब पढ़ने वाले हैं अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और आज अपन लोग खत्म करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर क्या क्या स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अपनी कुछ ही मिनटों के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। अच्छा, सबसे पहले जब अपन लोग बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, तो बॉडीज को अपन लोग किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। वी क्लासिफाई बॉडी इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है हमारे पास रिजिड बॉडीज, जिनका शेप साइज चेंज होने वाला नहीं है जब आप फोर्स लगाओगे और वो उसके शेप को चेंज करेगा, जैसे अपन बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे और उसका शेप चेंज ना हो तो उसे अपन बोलते हैं रिजिड, और अगर उसका शेप चेंज हो रहा है तो उसे अपन बोलेंगे नॉन रिजिड। नॉन रिजिड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास इलास्टिक, एक होता है हमारे पास प्लास्टिक। इलास्टिक क्या होता है? जब आपने खींचा और वो चीज डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और वो चीज वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, अभी बताता हूं उसके बारे में, तो उसे अपन कहेंगे इलास्टिक। और जो अपने, जैसे आप चलते गए और आपने गोबर पे पैर रख दिया, अब गोबर पे जैसे ही पैर रखा आपने तो क्या हुआ ये कि जैसा उसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया, वापस वो अपने शेप में नहीं आ पाया, तो आप उसे कहोगे कि वो प्लास्टिक बॉडी है। ओके, rigid body generally means a hard solid object having a definite shape and size, but in reality bodies can be stretched or compressed or bent। डायमंड की अगर अपन बात करें तो इसको अपन एक एग्जांपल मानते हैं कि ये हमारी रिजिड बॉडी है। ऑल्दो कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती, कोई भी बॉडी ऐसी नहीं हो सकती जो परफेक्टली 100% रिजिड रहे। ओके, नॉन रिजिड बॉडी की बात करें, जैसे अभी मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया था रबर। अगर मैं आपसे बात करूं नॉन रिजिड बॉडी की, तो नॉन रिजिड बॉडी मतलब जिसमें आपने फोर्स लगाया और उसका शेप साइज चेंज हो गया, जब आपने छोड़ा तो वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है तो इलास्टिक है, नहीं आया तो प्लास्टिक है, मगर उसका शेप साइज चेंज हो रहा है तो वो नॉन रिजिड कैटेगरी में है। इलास्टिक हमसे पूछा जा सकता है इसकी डेफिनेशन, अभी एग्जांपल लिया मैंने आप लोगों के सामने रबर का। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it tends to regain its original size and shape after the removal of deforming force is called elasticity। मतलब ऐसी बॉडी जब आपने उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और छोड़ा तो उसने अपने वापस से शेप को गेन कर लिया, इसे तो अपन बोलेंगे इलास्टिक बॉडी, मगर इस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं इलास्टिसिटी। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में ऐसा तब होता है जब उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेज आते हैं। प्लास्टिक बॉडी क्या होगी और प्लास्टिसिटी क्या होगी? द बॉडी विच आर नॉट इलास्टिक। और जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसके बाद वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे बोलने लग जाओगे प्लास्टिक, और इस प्रॉपर्टी को बोलने लग जाओगे प्लास्टिसिटी। ओके, चलिए अब अपन अगर देखें तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल है क्वार्ट्ज या फिर फॉस्फर ब्रॉन्ज। ये लगभग एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के पास में आ जाते हैं। अब मैंने आपसे अभी कहा था कि ये आ क्यों पा रहे हैं, हर चीज मैं आपको बताता जा रहा हूं, जल्दी बता रहा हूं, क्योंकि इन चीजों पर अपन को बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। अब जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अब यहां पर आप देखो ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जैसे फॉर्म है, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, मगर इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, वो भी इंटरनली। इसलिए इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स IRF जो डेवलप हो रहा है वो उसको डिफॉर्मेशन से वापस लाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने जो बाहर से फोर्स लगाया और जो अंदर IRF आ रहा है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो वो अपने शेप को वापस रिगेन कर लेगा। अच्छे से समझो, जो बाहर का फोर्स लगाया अगर ये ज्यादा है और अंदर वाला फोर्स जो उसको वापस लाने वाला फोर्स है वो कम है, तो भाई साहब वो ऑब्जेक्ट कभी भी वापस नहीं आ पाएगी, मतलब प्लास्टिसिटी की कैटेगरी में चली गई। मगर अगर ये दोनों बराबर हैं तो उस केस में क्या होगा? आपने खींचा, खींचने से उसके साइज में वेरिएशन आया, शेप में वेरिएशन आया, मगर यहां पर जब आप छोड़ोगे तो क्योंकि ये जो अंदर वाला फोर्स था ये बाहर वाले के बराबर है, तो वो अपने शेप को वापस रिगेन कर लेगा। तो अगर अपन यहां पर देखें तो DF इज इक्वल टू IRF परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के केस में, और जो अपना डिफॉर्मिंग फोर्स है वो ज्यादा होता है अगर ये बाहर वाला फोर्स अंदर वाले फोर्स से, तो फिर वो प्लास्टिक बॉडी की कैटेगरी में आ जाएगा। कोई भी बॉडी इस दुनिया में परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकती है। ओके, सो समराइज कर लेते हैं अपन ने जो अभी कुछ मिनटों में पढ़ा है। इलास्टिक बॉडी, अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, इसमें आपने टेम्परेरी किया है मगर इसमें परमानेंट हो जाएगा, एक बार खींच के तोड़-ताड़ दिया तो टूट गया। अगर यहां पर देखें तो डिफॉर्मिंग फोर्स बराबर है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के, इस केस में डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के। The intermolecular forces are large, in this case the intermolecular forces are small, that is why वो वापस ही तो नहीं आ पा रहा।
ठीक, चलिए अब अगर अपन एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से चेक कर लेते हैं नॉलेज को। व्हेन अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी और नॉर्मल बॉडी। आंसर इज इलास्टिक बॉडी। अगर कोई मुझसे कहे द फोर्स ड्यू टू विच द डायमेंशन ऑफ साइज और a rigid body changes is called as maximum force, distinguished force, deforming force, compressive force. Yes, it is a deforming force. The force which brings back a body into the original shape and size is called internal restoring force. Yes, पहले में ही आंसर मिल गया। अब in a perfectly plastic body, the internal restoring force is, अगर अपन परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की बात करें तो वो वापस लाना ही नहीं चाहता, वो तो जहां छोड़ दिया आपने वहीं रहेगा, इसका मतलब है कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 0। तो ये मैंने आपको जो भी नॉलेज था उस नॉलेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो मैंने बता दी। अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं स्ट्रेस की। कितना स्ट्रेस है यार लाइफ के अंदर, खत्म ही नहीं हो रहा यार। पेपर सामने आ चुके हैं, मास्टर ने असाइनमेंट भी पकड़ा दिए हैं, लिखे जाओ, प्रैक्टिकल भी, ये भी करो वो भी करो। ये सब दिमाग के अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये सब दिमाग के अंदर, अगर ये सब चीजें दिमाग के अंदर चल रही हैं तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं अंदर इंटरनल चीजों से जुड़ा हुआ है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ने मेरे हाथ को जोर से दबाया तो वो बोलेगा मैं भाई प्रेशर लगा रहा हूं यहां पे। क्यों? क्योंकि फोर्स भी है और एरिया भी है। मगर मेरे अंदर भी तो एक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, और एरिया भी है, तो वो इसको वापस लाना चाह रहा है। तो इंटरनल फोर्स जो अंदर डेवलप हुआ है बॉडी के पर यूनिट एरिया, उसे हम कहने लग जाते हैं स्ट्रेस। बाहर वाला फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर, बट इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। मैं आपको इसमें भी जितनी वैरायटी हो सकती है, जितने टाइप हो सकते हैं, सब दिखाने जा रहा हूं, इसलिए उसकी टेंशन मत लो। When a deforming force is applied on a body, there will be relative displacement, और relative displacement of the particle होगा। प्लास्टिसिटी की बॉडी की वजह से इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होंगे। वो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होंगे वो उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि वहां पर भी एक इंटरनल फोर्स है और एरिया भी है। तो इंटरनल फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इज बेसिकली नोन एज स्ट्रेस, और यही बात मैंने आपको यहां पर नोट्स में भी दी हुई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जब अपन स्ट्रेस के फॉर्मूले की बात करेंगे तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस की यूनिट किसके जैसी होगी? स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी अपने पास डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस। ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि बिल्कुल 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 प्रेशर के जैसी। और यहां पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है ये बिल्कुल प्रेशर के जैसा ही है। ये ध्यान रखने वाली बात है। कोई सा भी स्ट्रेस हो, फोर्स पर यूनिट एरिया का जो फॉर्मूला है ये बदलने वाला नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी दिमाग में अच्छे से रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे पास कितने टाइप की स्ट्रेस होती है, तो बेसिकली 2 क्लासिफिकेशन है, मतलब 2 तरह से हमारे पास ये डिवाइड हो रही है। 2 टाइप हैं इसके। कौन कौन से 2 टाइप हैं? एक है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब कि मैं सोफे के ऊपर चढ़ गया या मैं बॉक्स के ऊपर चढ़ गया, तो मैं उसको कहूंगा कि यार ये जो मेरे पास है इसमें मैं सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं। मैं दिखाता हूं तुमको, अभी दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखाता हूं। चलो, अगर मेरे पास यहां पर ये मोबाइल है, अगर मैंने इस पे फोर्स ऐसे लगाया ऊपर से, तो सरफेस के नॉर्मल है, तो उससे अपन बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। मगर अगर मैं यहां पर आपको इस सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं तो फिर इसका डिफॉर्मेशन ऐसा होगा। मगर फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, तो उससे अपन बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस। मतलब कि यहां पर टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस, जब टेंजेंशियल फोर्स लगाओ और जब आप नॉर्मल फोर्स लगाओ तो उसे अपन कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस भी 2 तरह की हो सकती है। कैसे हो सकती है? या तो आप उसमें लेंथ में चेंजेस करोगे या फिर आप वॉल्यूम में चेंजेस करोगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। वन इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अनदर वन इज वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस, जब वॉल्यूम में चेंजेस लाएं। आगे बात करते हैं। अपने पास ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस थी, वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी। या तो आप खींचोगे, टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर आप दबाओगे, कंप्रेस करोगे, तो उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अपने पास टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस बेसिकली 2 ही हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। बट नॉर्मल भी 2 कैटेगरी में आपने आगे जाके डिवाइड कर दिया, लॉन्गिट्यूडिनल और वॉल्यूम, मतलब कि बल्क। और फिर लॉन्गिट्यूडिनल को आपने बोल दिया टेंसाइल या फिर कंप्रेशनल, आप कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेस वही मैंने बताया, चारों तरफ से आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम में चेंजेस आए हैं, तो ये आपके पास हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके,
फॉर्मूला हर बार सेम है दोस्तों। क्या सेम है फॉर्मूला हर बार? क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैंने क्या करा, अब मेरे पास ये ब्लॉक था, अब मैंने इस ब्लॉक में ना फोर्स ऐसे नहीं लगाया, मैंने इस ब्लॉक के पैरेलली यहां पर फोर्स लगा दिया। जब मैंने यहां फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। अब आप कहोगे वॉल्यूम स्ट्रेस है क्या? नहीं, वॉल्यूम तो नहीं है, ये वॉल्यूम स्ट्रेस नहीं है, ये वॉल्यूम तो सेम ही आएगा, निकाल के देख लो, ये इतना इधर से शिफ्ट हुआ उतना ही तो उधर हुआ, तो वॉल्यूम तो सेम आएगा। फिर कौन सा स्ट्रेस है ये? फिर ये है क्योंकि आप सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहे हो, इसीलिए इसको अपन बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस। व्हेन द डिफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ अ चेंज इन द शेप, द स्ट्रेस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल वही बात मैंने कही है। ये आपके पास क्यूब है, आपने पैरेलली फोर्स लगाया, ये शिफ्ट हो गया, किताब थी आपके पास रखी हुई थी, आपने ऊपर से फोर्स लगा के थोड़ी सी टिल्टेड कर दी, बस इतना ही तो आपको करना था, और क्या करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पास, अब टेस्ट कर लेते हैं भाई। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, शाबाश। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज दैट ऑफ, जल्दी बिना इधर देखे, प्रेशर, यस करेक्ट। अब आ जाता है अपने पास कौन? स्ट्रेन, यस, बहुत जल्दी से ये स्ट्रेस खत्म हुआ, अब आएगा स्ट्रेन, और फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन को जोड़ने की बातें होंगी, यानी कि हुक की बातें होने वाली हैं। तो चलो पहले इतना चलते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है अपने पास? जब भी आपने किसी चीज में फोर्स लगाया, टेंशन आया, अब इंटरनल फोर्स आया, आपने जब फोर्स लगाया तो उसमें डिफॉर्मेशन हुआ, लेंथ को खींचा तो लेंथ बढ़ गई, या फिर कंप्रेस किया तो कम हो गया, या वॉल्यूम को आपने चारों तरफ से दबा दिया तो उसका वॉल्यूम में चेंजेस आ गए, या फिर आपने उसको पैरेलल टू सरफेस लगाया तो उसका शेप बदल गया, तब भी तो उसमें डिफॉर्मेशन आए, शेप में डिफॉर्मेशन आया तब, तो इन्हें अपन कहते हैं स्ट्रेन। तो बेसिकली स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब यहां जब डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, लेंथ की बात कर ली तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये जो रेशो है ये दो सेम चीजों का रेशो है। और अगर कोई जो चीज है अगर वो सेम चीजों का रेशो हो जाएगी तो उस केस में फिर क्या होगा? उस केस में ये होने वाला है कि उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि सेम चीज का रेशो है। ओके, अब अगर अपन देखें तो स्ट्रेन को मैं क्लासिफाई कर सकता हूं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन। तुम्हें समझ में आ रहा है? लॉन्गिट्यूडिनल मतलब जब लेंथ में चेंज करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब जब वॉल्यूम में चेंजेस करेंगे, और शेयरिंग स्ट्रेन मतलब जब शेप में चेंजेस करेंगे। इस बेसिस पर अपन स्ट्रेन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर देखें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये मेरे पास एक वायर था, मैंने इसमें फोर्स लगाया, इस फोर्स के लगाने की वजह से इसकी लेंथ डेल्टा एल से बढ़ गई। अगर लेंथ डेल्टा एल से बढ़ गई तो मैं कहूंगा डिफॉर्मेशन कितना हुआ भैया? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन की डेफिनेशन, डिफॉर्मेशन दैट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखो भाई, स्ट्रेस, स्ट्रेन और ये जो इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये समझना जरूरी है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये समझ गए तो आगे अपन लोग जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, ग्राफ, स्ट्रेस, स्ट्रेन, अगली क्लास में सब खत्म। बस 2 क्लासेस मांगी हैं आपसे, और कुछ नहीं मांगा मैंने इलास्टिसिटी के लिए, खत्म हो जाएगा आपका इलास्टिसिटी। चलिए अब अगर अपन देखें वॉल्यूम स्ट्रेन, तो भैया आपके पास ये ऑब्जेक्ट, आपने चारों तरफ से उसमें फोर्स लगाया, सरफेस के नॉर्मल है ये, और इसकी वजह से इसका वॉल्यूम कम हो गया। कितने से कम हो गया? ये कम हो गया डेल्टा वी से। तो जब इसका वॉल्यूम डेल्टा वी से कम हो गया तो आप कहोगे डिफॉर्मेशन इज डेल्टा वी, ओरिजिनल इज वी, सो वॉल्यूम स्ट्रेन इज बेसिकली डेल्टा वी अपॉन वी, दैट्स इट। ओके, चलिए इसके बाद आता है शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन क्या है? तो शेयरिंग स्ट्रेन इज बेसिकली, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर देखो, एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि ये मेरे पास एक ऐसा बॉडी है, और इस बॉडी में मैंने जब यहां पर फोर्स लगाया, उसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ ऐसे शेप में आ गया। होना चाहिए 3D, मैंने 2D बना रहा हूं ताकि सिंप्लिसिटी रहे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये हाइट मेरे पास h थी, और अगर डिफॉर्मेशन की बात करें तो डिफॉर्मेशन तो ये आया ना थीटा, तो दिस थीटा इज बेसिकली डिफॉर्मेशन एंड इट इज वेरी स्मॉल। सो इफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज x, सो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो यहां पर आपके पास जो आ जाएगा tan थीटा विच इज नियरली इक्वल टू थीटा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो शेयरिंग स्ट्रेस आपके पास, शेयरिंग स्ट्रेन आपके पास निकल के आ जाएगा x/h। सो ये आपके पास आ गया। अगेन यूनिट तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम चीज का रेशो है। सो दिस इज
ऑल अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो हमने अभी तक बात करी, हमने इलास्टिसिटी की बात करी, हमने प्लास्टिसिटी की बात करी है, हमने स्ट्रेस की बात करी, हमने स्ट्रेन की बातें करी हैं, और फाइनली उन सब के एमसीक्यूज भी देखे हैं। Which one of the following physical quantity does not have the unit of force per unit area? फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है, बिल्कुल होता है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। यंग्स मॉडुलस अभी अपन पढ़ेंगे, प्रेशर अपन अभी पढ़ेंगे, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब है स्ट्रेन इज बेसिकली व्हाट, डायमेंशंस नहीं है फोर्स पर यूनिट एरिया के। द चेंज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर बॉडी इज ड्यू टू, शेप में चेंजेस जब भी आएगा तो शेयरिंग की बात होगी, तो बल्क नहीं, शेयरिंग स्ट्रेन के कारण ही शेप में चेंजेस आएंगे। तो ये तो आपके पास रहा भाई अभी तक स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी की कहानी। अगली कक्षा में अपन लोग इसके आगे की बातें करने वाले हैं, तो ध्यान से बने रहिए। रैंक प्लस पर शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। टीम रैंक प्लस के धुरंधर आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ भी हो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय।